नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 पुस्तक के अध्याय 7 एवं अध्याय 8 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह सभी प्रश्न उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो आने वाले समय में एनएमएमएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं और छात्रवृत्ति अपने नाम करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए बढ़ते हैं हमारे आज के अध्याय की तरफ। आज का हमारा अध्याय है अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। इसका पहला प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। ऑप्शन बी, इसमें वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध होती है। ऑप्शन सी, जरूरत का सारा सामान एक ही दुकान पर उपलब्ध हो जाता है। ऑप्शन डी, इसमें एक ही प्रकार के सामान की कई दुकानें होती है। ऑप्शन ई, इन बाजारों में बेची जाने वाली वस्तुओं को दुकानदार अपने घरों में ही जमा रखते हैं। ऑप्शन एफ है, ग्राहकों के पास मोल तोल से भाव कम कराने के अवसर होते हैं। ऑप्शन जी है, उपयुक्त सभी सत्य है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, सभी कथन सत्य है। साप्ताहिक बाजार से संबंधित सारे तथ्य मैंने इस प्रश्न में एक जगह कर लिए हैं, इसलिए ये प्रश्न थोड़ा बड़ा हो गया है। आपको ये सारे तथ्य याद रखने हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई भी सवाल गलत नहीं हो। इसका ऑप्शन ए है, यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। यह कथन इसका सत्य है। ऑप्शन बी है, इस बाजार में यानी कि साप्ताहिक बाजार में वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध होती है। यह कथन भी इसका सत्य है। साप्ताहिक बाजार में जरूरत का सारा सामान एक ही दुकान पर उपलब्ध हो जाता है। यह भी कथन इसका सत्य है। साप्ताहिक बाजारों में एक ही प्रकार के सामान की कई दुकानें होती है। यह कथन भी सत्य है। इन बाजारों में बेची जाने वाली वस्तुओं को दुकानदार अपने ही घरों में जमा रखते हैं। यह कथन भी सत्य है। ग्राहकों के पास मोल तोल से भाव कम कराने के अवसर होते हैं। इसका यह कथन भी सत्य है। यानी कि इस प्रश्न के सारे कथन सत्य है, इसलिए यह प्रश्न थोड़ा यह बड़ा हो गया है। आप याद रख लीजिएगा, ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई भी सवाल गलत नहीं हो। अगला प्रश्न है, शहरों में सामान्यतया ऐसा बाजार होता है जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, होट बाजार। ऑप्शन बी, मॉल। ऑप्शन सी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन डी, साप्ताहिक बाजार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अगला प्रश्न है, शहरों में बहुमंजिला वातानुकूलित इमारतें होती है जहां पर अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, होट बाजार। ऑप्शन बी, शॉपिंग मॉल। ऑप्शन सी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन डी, साप्ताहिक बाजार। तो आपको बताना है कि जो शहरों में बहुमंजिला वातानुकूलित इमारतें होती है जहां पर अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की दुकानें होती है और वहां पर अलग अलग वस्तुएं मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शॉपिंग मॉल। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से बाजार श्रृंखला के उचित विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, उत्पादक, उपभोक्ता। ऑप्शन बी, उत्पादक, थोक विक्रेता, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता। ऑप्शन सी, थोक विक्रेता, उत्पादक, खुदरा विक्रेता, उपभोक्ता। ऑप्शन डी, उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता। तो आपको बताना है कि बाजार श्रृंखला का कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता। यह बाजार श्रृंखला का एक निश्चित क्रम होता है। बाजार श्रृंखला को समझने के लिए हम एक बिस्किट का उदाहरण लेते हैं। हम जो बिस्किट खाते हैं वह बिस्किट किन किन व्यापारियों के माध्यम से हमारे पास पहुंचता है, यही बाजार श्रृंखला कहलाती है। बाजार श्रृंखला को इंग्लिश में मार्केट चेन भी कहते हैं। कंपनी किसी बिस्किट का उत्पादन करती है। जैसे ही बिस्किट का उत्पादन हो जाता है तब थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में कंपनी से बिस्किट खरीदते हैं और उसमें अपना लाभ जोड़कर खुदरा विक्रेता को वह बिस्किट बेच देते हैं। खुदरा विक्रेता, जिसे अपन फुटकर विक्रेता भी बोलते हैं, थोक व्यापारी से वह बिस्किट खरीदता है और उसमें अपना लाभ जोड़ता है, फिर उसे अंतिम उपभोक्ता को बेच देता है। अंतिम उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो उस बिस्किट को उपयोग में लेने वाला है। जैसे कि हम खुदरा विक्रेता से बिस्किट खरीदते हैं और घर लाकर बड़े चाव से खाते हैं। इस प्रकार बिस्किट किन किन व्यापारियों से गुजरता हुआ हमारे पास पहुंचता है, यही बाजार श्रृंखला कहलाती है। अगला प्रश्न है, वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के अंतिम उपभोक्ता के बीच में होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, सलाहकार। ऑप्शन बी, मध्यस्थ। ऑप्शन सी, व्यापारी। ऑप्शन डी, सहायक। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी व्यापारी, वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के अंतिम उपभोक्ता के बीच में होते हैं वे सभी व्यापारी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए थोक विक्रेता, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी खुदरा या फुटकर विक्रेता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुटकर विक्रेता या खुदरा विक्रेता। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यक्ति जो वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है वह खुदरा विक्रेता या फुटकर विक्रेता कहलाता है। वह व्यक्ति जो थोक विक्रेता से उत्पाद या सामान खरीदकर उसमें अपना लाभ जोड़कर उस वस्तु या उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता को बेचता है खुदरा या फुटकर विक्रेता कहलाता है। खुदरा या फुटकर विक्रेता को इंग्लिश में रिटेलर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वह व्यापारी जो बड़ी मात्रा में सामान को खरीदकर अन्य व्यापारियों को बेचता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी थोक विक्रेता, ऑप्शन सी खुदरा या फुटकर विक्रेता, ऑप्शन डी उपभोक्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोक विक्रेता। थोक विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो बड़ी मात्रा में सामान या उत्पाद खरीदता है और उसमें अपना लाभ जोड़ता है, फिर उस उत्पाद या सामान को खुदरा विक्रेता को बेचता है, तो वह व्यक्ति थोक विक्रेता कहलाता है। थोक विक्रेता को इंग्लिश में होलसेलर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास के कुल 17 लक्ष्यों में से लक्ष्य 12 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लैंगिक समानता, ऑप्शन बी उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऑप्शन डी जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। सतत विकास के कुल 17 लक्ष्य है जिसमें से लक्ष्य 12 का संबंध है जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। अगला प्रश्न है, वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के अंतिम उपभोक्ता के बीच में होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सलाहकार, ऑप्शन बी मध्यस्थ, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी सहायक। यह प्रश्न पहले भी आ गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापारी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता कौन होता है? ऑप्शन ए चीजों को पैदा करने वाला, ऑप्शन बी चीजों को बेचने वाला, ऑप्शन सी चीजों का लेन देन करने वाला, ऑप्शन डी चीजों का उपभोग करने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो चीजों का उपभोग करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीजों का उपभोग करने वाला। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? ऑप्शन ए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1961, ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1976, ऑप्शन सी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1996, ऑप्शन डी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। आपको बताना है कि भारत में उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक कानून है जो भारत में उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बात करते हैं अपन बाजार श्रृंखला के बारे में। बाजार श्रृंखला में सबसे पहले आता है उत्पादक, उसके बाद आता है थोक विक्रेता, उसके बाद आता है खुदरा या फुटकर विक्रेता और सबसे अंत में आता है अंतिम उपभोक्ता। अब इसे समझने के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रामू नाम का एक किसान है, उसके पास बहुत सारी गाय भैंस हैं और वह दूध निकालता है और दूध बेचता है। यहाँ पर दो स्थितियाँ बनती है। पहली स्थिति में रामू दूध निकालता है और गाड़ी पर रखता है और उसे अंतिम उपभोक्ता को बेच देता है। अंतिम उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो उस दूध का अंतिम रूप से सेवन करता है, वह व्यक्ति अंतिम उपभोक्ता होता है। दूसरी स्थिति में रामू डेयरी कंपनियों को दूध बेचता है। डेयरी कंपनियां रामू से दूध लेकर गाड़ियों के माध्यम से उस दूध को फैक्ट्रियों तक पहुंचाती है। फैक्ट्रियों में दूध की ब्रांडिंग व पैकेजिंग होती है। इसके बाद डेयरी कंपनियां थोक विक्रेता को दूध बेचती है। थोक विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो बड़ी मात्रा में दूध खरीदता है और उसमें अपना लाभ जोड़कर उस दूध को खुदरा विक्रेता को बेचता है। खुदरा विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो थोक विक्रेता से दूध खरीदता है और उसमें अपना लाभ प्रतिशत जोड़कर अंतिम उपभोक्ता को दूध बेचता है। और अंतिम उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो दूध का अंतिम रूप से सेवन करता है। यह होती है बाजार श्रृंखला, जिसमें सबसे पहले उत्पादक दूध का उत्पादन करता है, उसके बाद दूध थोक विक्रेता के पास जाता है। थोक विक्रेता उसे अपना लाभ जोड़कर खुदरा या फुटकर विक्रेता को बेचता है। खुदरा या फुटकर विक्रेता इसमें अपना लाभ जोड़ता है और उस दूध को अंतिम उपभोक्ता को बेच देता है। इसका एक निश्चित क्रम होता है जिसे अपन बाजार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह थे हमारे अध्याय 7 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने हल कर लिए हैं। इसके बाद अपन बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय 8 की तरफ।
यह हमारा कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का अंतिम अध्याय है, जिसका नाम है बाजार में एक कमीज। इसका पहला प्रश्न है, हमें रुई किसके पौधों से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए शहतूत, ऑप्शन बी कैक्टस, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी अश्वगंधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमें रुई कपास के पौधों से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कपास के पौधे के किस भाग से रुई प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए पत्तियों से, ऑप्शन बी जड़ों से, ऑप्शन सी डोडे से, ऑप्शन डी तनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोडे से। अगला प्रश्न है, उस फैक्ट्री को क्या कहते हैं जहां कपास के डोडों से बीज निकाले जाते हैं और फिर उन्हें धागे में काट कर गट्ठर बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए हथकरघा कारखाना, ऑप्शन बी कपड़ा मिल, ऑप्शन सी पावरलूम कारखाना, ऑप्शन डी जिनिंग मिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिनिंग मिल। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कपास के बीजों को पृथक पृथक किया जाता है? ऑप्शन ए काटना, ऑप्शन बी बांधना, ऑप्शन सी बुनना, ऑप्शन डी ओटना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओटना। ओटना को जिनिंग भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और ये प्रश्न आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए यह प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, व्यापारी और बुनकरों के बीच ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जजमानी व्यवस्था, ऑप्शन बी उधारी व्यवस्था, ऑप्शन सी दादन व्यवस्था, ऑप्शन डी सहकारी व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था व्यापारी व बुनकरों के बीच होती है। इसमें व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल वापस प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, ऐसी संस्था जिसमें समान हितों के लोग इकट्ठा होकर परस्पर लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निजी संस्था, ऑप्शन बी परोपकारी संस्था, ऑप्शन सी केंद्रीय संस्था, ऑप्शन डी सहकारी संस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहकारी संस्था। अगला प्रश्न है, आमदनी में से सारे खर्चों को घटा देने के बाद शेष बचने वाली राशि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए घाटा, ऑप्शन बी सब्सिडी, ऑप्शन सी निवेश, ऑप्शन डी मुनाफा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमदनी में से खर्च घटाने के बाद मुनाफा बचता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुनाफा। अगला प्रश्न है, सतत विकास के कुल 17 लक्ष्यों में से लक्ष्य 8 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लैंगिक समानता, ऑप्शन बी उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऑप्शन डी जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि। अगला प्रश्न है, इरोड बाजार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। आपको बताना है कि इरोड बाजार कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। इरोड बाजार तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो विदेशों में माल या सामान बेचता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयातक, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी निर्माता, ऑप्शन डी निर्यातक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्यातक। वह व्यक्ति जो विदेशों में माल या सामान बेचता है उसे निर्यातक कहते हैं। अब बात करते हैं आयातक के बारे में। आयातक वह व्यक्ति होता है जो विदेशों से माल या सामान खरीदता है, उसे हम आयातक कहते हैं। निर्यातक वह व्यक्ति होता है जो विदेशों में माल या सामान बेचता है, और आयातक वह व्यक्ति होता है जो विदेशों से माल या सामान खरीदता है, उसे हम आयातक कहते हैं। अब बात करते हैं अपन एनएमएमएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, विदेशों में सामान बेचने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? ऑप्शन ए निर्यातक, ऑप्शन बी आयातक, ऑप्शन सी निर्माता, ऑप्शन डी उपभोक्ता। वह व्यक्ति जो विदेशों में माल या सामान बेचता है उसे हम निर्यातक कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्यातक। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का इरोड शहर किस बाजार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कपड़ा बाजार, ऑप्शन बी कार बाजार, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ऑप्शन डी खाद्य सामग्री। तो तमिलनाडु का इरोड बाजार कपड़ा बाजार के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपड़ा बाजार। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कपास से बीजों को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओटना, ऑप्शन बी बुनना, ऑप्शन सी काटना, ऑप्शन डी बांधना। आपको बताना है कि कपास से बीजों को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओटना, यानी कि ओटना को इंग्लिश में जीनिंग भी बोलते हैं। ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। कपास से बीजों को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है उसे ओटना बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में जीनिंग बोलते हैं। दोस्तों, यह थे हमारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने हल कर लिए हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए,
किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम अथवा चिन्ह की मोहर लगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ब्रांडिंग, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन डी मार्क। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और साथ में आपको अपनी राय भी देनी है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, याद करते रहिए, आप कोई सा भी एग्जाम हो आराम से पास कर लोगे। धन्यवाद।